अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज एक और लेक्चर के साथ एंजाइम के चैप्टर से, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटीज। सो बेसिकली इस टॉपिक का मतलब क्या है कि वो अनासर जो असरअंदाज होते हैं एंजाइम के काम के ऊपर। हम ये पढ़ते हैं कि एंजाइम के काम के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एंजाइम के काम को कम और ज़्यादा कर सकता है। अब बेसिकली एंजाइम का काम क्या होता है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। वो चीजें जो एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो सारे फैक्टर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? बेसिकली हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जो एंजाइम की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकते हैं। उन फैक्टर्स में पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटीज को या इनहांस करेगा या डिक्रीज करेगा। फिर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगा। उसके बाद है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है वो कभी एंजाइम की एक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज हो सकती है। उसके बाद है पीएच। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की जो मिकदार होती है वो एंजाइम की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकता है। और इसके साथ प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट ऑफ द एंजाइम। सम टाइम एंजाइम का अपना प्रोडक्ट एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। एंड एज वेल एज वाटर। स्पेशली वाटर किस तरह करेगा, क्योंकि एंजाइम को पानी चाहिए अपनी रिएक्शंस के लिए। अगर पानी ना हो तो एंजाइम की एक्टिविटीज अफेक्ट हो सकती है। इसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स है, जिस तरह पॉइजन्स है, जिस तरह पेस्टिसाइड्स है, या और केमिकल है गैस की फॉर्म में होता है, जो एंजाइम की एक्टिविटीज को इनहिबिट कर सकता है, एंजाइम की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकता है। इस लेक्चर के अंदर हम वो सारे फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन सा फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटीज। कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकता है? उसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या होता है कि एंजाइम का मिकदार, रेट ऑफ रिएक्शन, आर एक्स एन क्रॉस एन का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। द एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। हम जितना एंजाइम बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहता है। So this enzyme concentration is independent of the substrate concentration। और ये substrate का independent होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मतलब है कि ये substrate का independent होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास नेचर में ऑलरेडी जो substrate होता है, they are more। substrate हमेशा अनलिमिटेड होते हैं, ज्यादा होता है। अगर सबस्ट्रेट ज्यादा हो, हमारे एंजाइम की मिकदार बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि हम जितना एंजाइम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारे पास एक्टिव साइट्स होंगे। जितनी ज्यादा एक्टिव साइट्स होते हैं उतना ज्यादा वो सबस्ट्रेट को ऑक्युपाई करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। मुख्तसर कह सकते हैं कि एंजाइम बढ़ने से एक्टिव साइट बढ़ता है। जब एक्टिव साइट बढ़ता है वो मैक्सिमम सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। जो एंजाइम के बढ़ने से जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये टोटली एंजाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। इस रिएक्शन को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब डे स्टूडेंट्स, इस बात को बड़े ध्यान से सुनो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि यार व्हाट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जो एंजाइम पर डिपेंड करता हो और वो सबस्ट्रेट पर डिपेंड नहीं कर रहा हो, क्योंकि सबस्ट्रेट अनलिमिटेड होता है। द एंजाइम कंसंट्रेशन इज अ लिमिटिंग फैक्टर। इस एंजाइम कंसंट्रेशन पे वो फैक्टर, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम एक फैक्टर है। इस रिएक्शन में एंजाइम एक लिमिटिंग फैक्टर है। अगर एंजाइम बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, एंजाइम कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए एंजाइम इज अ लिमिटिंग फैक्टर। आता है कि एंजाइम कंसंट्रेशन में एंजाइम लिमिटिंग फैक्टर होता है और ये रिएक्शन सबस्ट्रेट का इंडिपेंडेंट होता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं, ये एक तरफ है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी तरफ है एंजाइम। जब हम एंजाइम को बढ़ाते जाएंगे, हम एंजाइम बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। एंजाइम और बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाएगा। इसी तरह हम कहते हैं कि एंजाइम बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। एक टाइम आता है, सम टाइम ये भी हो सकता है
कि एंजाइम इतने बढ़ जाता है कि अगर एंजाइम इक्वल हुआ, एंजाइम बिकम इक्वल टू द सबस्ट्रेट। अगर कभी एंजाइम सबस्ट्रेट के बराबर हुआ, हमने एंजाइम इतना बढ़ाया कि वो सबस्ट्रेट के बराबर हुआ, तब रेट ऑफ रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। पर नेचर में ऐसा होता नहीं है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के बराबर हो जाए। एक केस में हो जाता है, जब सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा टूट जाता है, कम रह जाता है, वो एंजाइम के बराबर आ जाता है। सो अगर इन केस एंजाइम और सबस्ट्रेट बराबर हो गए, तब रेट ऑफ रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। अदरवाइज हम जितने एंजाइम बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट हमेशा अनलिमिटेड होता है। सो दिस इज वन पॉइंट, एक फैक्टर हुआ। अच्छा, जो दूसरा फैक्टर है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे एंजाइम में हम लोगों ने पढ़ा था, एंजाइम का ताल्लुक किस चीज के साथ होता है? एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट का ताल्लुक होता है सबस्ट्रेट के साथ। सो अब हमारे पास एंजाइम मौजूद है। अगर एंजाइम है, जितना हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करते हैं, सो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना सबस्ट्रेट बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल, दिस इज अप टू द सर्टेन लिमिट। अप टू द सर्टेन लिमिट का मतलब ये होता है, एक लिमिट तक आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा। उस लिमिट के बाद क्या चीज पहुंच जाती है? इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहां पर जिक्र करते हैं, इस मिसाल से समझेंगे। मेरे पास एंजाइम मौजूद है 100 एंजाइम है, सबस्ट्रेट नहीं है और प्रोडक्ट भी नहीं है। अगर मैं करूं, मेरे पास 100 एंजाइम है, मैं सबस्ट्रेट को 30 ऐड कर दूं, लेकिन एक्टिव साइट मेरे पास 100 है। 100 एंजाइम है तो 100 एक्टिव साइट है। मैंने 100 एंजाइम के साथ 30 सबस्ट्रेट ऐड कर दिए। सो 30 सबस्ट्रेट, यहां पर 30 एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ मिलकर मुझे 30 प्रोडक्ट दिया पर यूनिट टाइम। टर्नओवर नंबर है। टर्नओवर नंबर का मतलब होता है पर यूनिट टाइम एंजाइम ने जितना प्रोडक्ट बना दिया। अब एंजाइम वही 100 है, पर सबस्ट्रेट मैंने कितना बढ़ा दिया? 80, क्योंकि मेरे पास तो 100 एक्टिव साइट है। सो जब मैंने 80 सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, 80 सबस्ट्रेट 100 एक्टिव साइट के में से 80 एंजाइम के साथ लग गया, तो 80 प्रोडक्ट बन गया। अब हम क्या करते हैं, एंजाइम वही 100 है, एक्टिव साइट 100 है, लेकिन सबस्ट्रेट 120 हो गए। इस टाइम द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन एंजाइम। जब सबस्ट्रेट का मिकदार एंजाइम से बढ़ जाता है, अब प्रोडक्ट कितना बनता है? 100 बनता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क पैदा होता है कि यार अभी हमने कहा था सबस्ट्रेट बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। मैं सबस्ट्रेट बढ़ा रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। मतलब यहां पर यूनिट टाइम मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। लेकिन एक लिमिट तक जब मैंने सबस्ट्रेट को उससे आगे बढ़ा दिया, पर मेरे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, प्रोडक्ट वही 100 पड़ रहा है। उसके बाद अगर एंजाइम 100 है, हम सबस्ट्रेट को 300 भी कर दे तो प्रोडक्ट मुझे 100 मिलेंगे। उसकी रीजन क्या है? इसका क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है। इसकी रीजन ये कि मेरे पास टोटल 100 एक्टिव साइट है। उसके बाद जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट भी 100 होता है। जब सबस्ट्रेट 100 एक्टिव साइट के साथ मिल गए तो 100 प्रोडक्ट्स बनेंगे पर यूनिट टाइम। टर्नओवर नंबर 100 ही होगा, पर यूनिट टाइम जो प्रोडक्ट है वो 100 ही होगा। पर यूनिट टाइम का मतलब ये होता है, एक होता है टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में एंजाइम कितना प्रोडक्ट बना सकता है। तो इस टाइम मेरे पास 100 एंजाइम है, वो 120 सबस्ट्रेट को बाइंड करके तब भी मुझे 100 प्रोडक्ट दे रहे। 100 से ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे जो 100 एक्टिव साइट थे वो 100 सबस्ट्रेट ने सैचुरेट कर दिया, 20 सबस्ट्रेट एक्स्ट्रा। अब इसके बाद मैं सबस्ट्रेट जितना भी बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा नहीं बढ़ेगा, वही 100 प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास 100 एक्टिव साइट है, वो सैचुरेट हो जाता है। तो इस सेंटेंस का मतलब यह है कि जब हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक स्पेसिफिक लिमिट तक। इसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मींस द एक्टिव साइट सैचुरेट। अब यहां पर एक्टिव साइट सैचुरेट हुआ, सबस्ट्रेट बेशक 300 है, लेकिन मेरे पास 100 एक्टिव साइट है, वो सैचुरेट हो जाता है और मुझे 100 प्रोडक्ट। इसके बाद क्या होगा? द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इस लिमिट के बाद, इस इक्विलिब्रियम के बाद मैं सबस्ट्रेट को जितना भी बढ़ा दूं, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो इक्वल चलेगा। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जहां तक मैं सबस्ट्रेट बढ़ा रहा था, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर जा रहा था, क्योंकि मेरे पास फ्री एक्टिव साइट्स थे। एक लिमिट आया,
100 एंजाइम है, 100 सबस्ट्रेट को ऑक्युपाई कर सकता है। उसके बाद आप सबस्ट्रेट जितने भी बढ़ाओगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। सो इक्विलिब्रियम में कब जाएगा? सो दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा? ये तब होगा जब हमारे पास देयर इज नो फ्री एक्टिव साइट। अब हमारे पास कोई फ्री एक्टिव साइट नहीं है। अगर फ्री एक्टिव साइट नहीं है तो आप सबस्ट्रेट जितना भी बढ़ाओगे इस लिमिट के बाद, मैं यहां पर कहूं मेरे पास एंजाइम थे 100, देयर आर द 100 एंजाइम, 100 एंजाइम मेरे पास मौजूद थे। अब सबस्ट्रेट कितने थे? सबस्ट्रेट पहली बार मैंने कितना ऐड कर दिया? 30 सबस्ट्रेट ऐड करके उसने 30 एंजाइम के साथ रिएक्शन किया। फिर मैंने उसको 80 कर दिया। जब मैंने 80 सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन और भी बढ़ गया। फिर उसके बाद मेरे जो सबस्ट्रेट 100 हो गए, 100 के बाद आ करके उसने 100 एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड बनाया। इसके बाद आप सबस्ट्रेट जितने भी बढ़ाओगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई फ्री एंजाइम नहीं है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में मैं कह सकते हैं कि अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहता है, क्योंकि हमारे पास फ्री एंजाइम थे। एक लिमिट के बाद सबस्ट्रेट जितने भी बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, बल्कि इक्विलिब्रियम में चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई फ्री एक्टिव साइट नहीं होता। सो एक लिमिट तक सबस्ट्रेट बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। उस लिमिट के बाद आप सबस्ट्रेट जितना भी बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असर नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम में चलेगा। सो दिस इक्विलिब्रियम ग्राफ शो द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये हो गया हमारे पास दो फैक्टर। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग में हम लोगों ने दो फैक्टर डिस्कस किए जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। उसके अंदर एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हुआ, दूसरा एंजाइम कंसंट्रेशन। जो थर्ड फैक्टर है, द थर्ड फैक्टर इज द टेम्परेचर। यू नो डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। जब हम किसी सिस्टम को टेम्परेचर दे रहे हैं, हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब मैं टेम्परेचर देता हूं, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन बढ़ता है। जब कोलिजन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। तो यह मैं कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कोलिजन बढ़ता है, कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसका मतलब क्या होगा? द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। पर स्टूडेंट्स एक बात याद रखो, हमारे पास टेम्परेचर के 3 लिमिट्स होता है। एक है मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम। 3 लिमिट्स है टेम्परेचर के, मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम। एक बार मैं आता हूं मिनिमम की तरफ। मिनिमम वो टेम्परेचर होता है जिस पर जस्ट रिएक्शन स्टार्ट, रिएक्शन 0 है। हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया, किसी सिस्टम को टेम्परेचर दे दिया, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी आई, कोलिजन आया। अब वो टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन सिर्फ स्टार्ट हो जाए, इट विल बी नोन एज द मिनिमम टेम्परेचर। सो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन स्टार्ट, इट इज नोन एज मिनिमम। मिनिमम पे स्टार्ट होता है, ज्यादा नहीं होगा। ऑप्टिमम कौन सा टेम्परेचर है? जिस पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। वो टेम्परेचर जिस पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन हो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम। सो मिनिमम पर स्टार्ट हुआ, ऑप्टिमम पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है। लेकिन मैक्सिमम कौन सा टेम्परेचर है? मैक्सिमम वो टेम्परेचर है कि ऑप्टिमम के बाद जब हम ऊपर जाते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर में, सो मैक्सिमम आफ्टर दिस पॉइंट द रिएक्शन स्टॉप। जैसे ह्यूमन का ऑप्टिमम 37 है, 37 से 45 उसका मैक्सिमम है। इसका मतलब है 37 से 45 तक वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम 45 से ऊपर चले जाते हैं, ऑनवर्ड टू द 45 चले जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? स्टॉप। अब हम आते हैं इसके रीजंस की तरफ। द ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है डिफरेंट एंजाइम्स के लिए। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द आर्ट स्प्रिंग बैक्टीरिया इट मे बी 90+। सो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। जिस तरह ह्यूमन का 37 है, सो आर्ट स्प्रिंग जो बैक्टीरिया है उसका 90°+ होता है। सो हर ऑर्गेनिज्म का ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो यहां पर हम जिक्र करते हैं ह्यूमन की। अब अगर ऑप्टिमम से हम लो में आते हैं, मिनिमम में आते हैं, सो दोस्तों द लो टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप।
लो टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि अगर हम टेम्परेचर लो कर दे, ऑप्टिमम से कम हो जाए, मतलब मिनिमम की तरफ आता है, अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हो जाए तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। स्टॉप क्यों होता है? जब आप टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर कम होने से क्या चीज कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो कोलिजन कम होता है, कोलिजन सिस्टम के अंदर एनर्जी कम होती है तो मॉलिक्यूल का कोलिजन, जब कोलिजन नहीं होता तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाता है। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर का ज्यादा नुकसान नहीं है, अगर वो बहुत लिमिट तक नहीं गिरता है, एक सर्टेन लिमिट तक कम हो जाता है, इस एक्टिविटी को हम वापस रिगेन कर सकते हैं। मतलब लो टेम्परेचर पे जो एंजाइम काम छोड़ देता है वो वापस अपने काम को रिगेन कर सकता है जब हम वापस उसका टेम्परेचर बढ़ा दे। सो लो टेम्परेचर इतना ज्यादा नुकसान नहीं। अगर वो बहुत लो लेवल तक गिर जाता है, इसीलिए लो टेम्परेचर से लोग मरते भी है, ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। वो मरने की वजह ये होती है कि लो टेम्परेचर पर एनर्जी नहीं होती, जब एनर्जी हो तो कोलिजन नहीं होता, जब रिएक्शन स्टॉप होते तो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। लेकिन लो टेम्परेचर वाली एंजाइम को वापस रिगेन कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर हाई हुआ, हाई टेम्परेचर की हम बात करते हैं, ऑप्टिमम से हम किस तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम। जब टेम्परेचर हाई होता है द एंजाइम डिनेचर हो जाता है। मैं बताऊं जरा द एंजाइम डिनेचर किस तरह होता है, या एंजाइम किस तरह डिनेचर हो सकता है। ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल मेरे पास पड़ा हुआ है, सो दिस इज द एंजाइम। लेट्स सपोज एंजाइम बना हुआ है प्रोटीन का, हम जानते हैं द प्रोटीन इज मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन अपने इर्द गिर्द फोल्ड हो जाता है। जब पॉलीपेप्टाइड चेन अपने इर्द गिर्द फोल्ड हो जाता है, एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देता है, दिस ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर इज नोन एज द एंजाइम। और हम प्रोटीन से जानते हैं एंजाइम के अंदर उसकी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को होल्ड रखने के लिए डिफरेंट बॉन्डिंग होते हैं। उसमें लेट्स सपोज यहां पर CH2OH ये R ग्रुप है और ये दूसरे अमाइनो एसिड का R ग्रुप है, और ये जो बॉन्डिंग बनते हैं वो R ग्रुप के दरमियान बनते हैं। सो एक अमाइनो एसिड का R ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के R ग्रुप के दरमियान उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना दिया, दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह एक अमाइनो एसिड का अमोनियम आयन और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल आयन आपस में बॉन्ड बना देते हैं, दिस बॉन्ड इज नोन एज द आयोनिक बॉन्ड। सो एंजाइम के अंदर आयोनिक बॉन्ड हो, डाई सल्फाइड बॉन्ड हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वो एंजाइम बना किस चीज का है, पॉलीपेप्टाइड का बना है, प्रोटीन का बना है। और पॉलीपेप्टाइड के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स के साथ होते हैं R ग्रुप। सो अमाइनो एसिड के दरमियान जो R ग्रुप है, अमाइनो एसिड के अंदर जो R ग्रुप मौजूद है, वो R ग्रुप आपस में डिफरेंट बॉन्ड बना देते हैं। कभी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कभी आयोनिक बॉन्ड होता है, कभी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ये सारे बॉन्ड क्या करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को होल्ड रखता है। अब होता यह है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है सो वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब हमारा टेम्परेचर किससे ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम से, मैक्सिमम तक बर्दाश्त कर सकते हैं। जब मैक्सिमम से भी ऊपर बढ़ा देते हैं सो इस बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाता है। जब बॉन्ड के अंदर एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, दैट पुट द फोर्स ऑन द बॉन्ड दैट होल्ड द एंजाइम। जब टेम्परेचर बढ़ता है, इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन एनर्जी पैदा होती है और ये बॉन्ड वाइब्रेट करता है एनर्जी की वजह से। इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये बॉन्ड टूट जाता है। सो दैट पुट द फोर्स ऑन द बॉन्ड दैट होल्ड द एंजाइम, सो द बॉन्ड ब्रेक द शेप ऑफ द एक्टिव साइट चेंज। टेम्परेचर बढ़ने से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, टेम्परेचर बढ़ने से जब आयोनिक बॉन्ड टूट जाता है तो एंजाइम की स्ट्रक्चर तो इसी ने होल्ड रखा था, एंजाइम ओपन हो जाता है। जब ओपन होता है वापस पॉलीपेप्टाइड की तरह बन जाता है। हम कहते हैं एंजाइम का एक्टिव साइट डिनेचर हुआ। सो एंजाइम अपने एक्टिव साइट को लॉस कर देता है। एंजाइम ने एक्टिव साइट कब लॉस किया, जब उसके दरमियान ये बॉन्ड टूट गए। और ये चाहे कौन सा बॉन्ड हो, आयोनिक बॉन्ड हो या हाइड्रोजन बॉन्ड हो, जिसने एंजाइम के स्ट्रक्चर को होल्ड रखा था, ये बॉन्ड क्यों टूटा, टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशन पैदा होगी और उस वाइब्रेटरी एनर्जी की वजह से ये बॉन्ड टूट जाता है। जब बॉन्ड टूट जाता है शेप ऑफ द एक्टिव साइट चेंज हो जाता है। सो दिस बिकम लेस कंप्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। पहले एंजाइम का एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट था जो सबस्ट्रेट का कंप्लीमेंट्री था।
अगर ये बॉन्ड टूट गया, एंजाइम ओपन हुआ, तो एक्टिव साइट इज नाउ लेस कंप्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। अब वही एक्टिव साइट बिगड़ गया, लेकिन सबस्ट्रेट तो मौजूद है। अब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्टिव साइट था वो लॉस हुआ। एक्टिव साइट क्यों लॉस हुआ? बॉन्ड टूटे। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं हाई टेंपरेचर की वजह से। बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से बॉन्ड के ऊपर एक फोर्स पैदा हो जाता है। उस फोर्स की वजह से ये बॉन्ड एक टूट जाता है, और बॉन्ड के टूटने से एक्टिव साइट डिनेचर हो जाता है। सो हम कह सकते हैं नाउ द एक्टिव साइट is less complementary to the substrate. अब एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। हम कहते हैं हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोल्यूशन बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन। एक लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर उस लिमिट को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। स्टार्ट कहां से हुआ? मिनिमम से। ऑप्टिमम में रेट ऑफ रिएक्शन फुल हुआ। मैक्सिमम का मतलब होता है कि जहां तक एंजाइम बर्दाश्त कर सकता है। उस मैक्सिमम से जब ऊपर चले जाते हैं तो हमारा एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, रिएक्शन स्टॉप। रिएक्शन क्यों स्टॉप हुआ? हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम डिनेचर हो जाता है, और उसके अंदर वाइब्रेटरी एनर्जी पैदा हो जाती है, जो एक फोर्स क्रिएट कर देता है और उन बॉन्ड्स के ऊपर जिसने एंजाइम को होल्ड रखा था। सो इस टेम्परेचर की वजह से, इस फोर्स की वजह से, इस वाइब्रेशन की वजह से वो बॉन्ड टूट जाता है और एंजाइम का एक्टिव साइट लॉस हो जाता है, और वो लेस कंप्लीमेंट्री बनता है सबस्ट्रेट के लिए। अब ये चीज तो हम समझ गए, बॉन्ड टूट गया। अब हमें कह सकते हैं एक मेजर, एक छोटा सा पॉइंट है यहां पर। हम कह सकते हैं कि द राइज इन द 10 डिग्री सेंटीग्रेड डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं टेम्परेचर, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 20 डिग्री पर 50 प्रोडक्ट मिलते हैं, तो मैंने टेम्परेचर को 30 कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो पहले 20 डिग्री पर 50 प्रोडक्ट मिलते थे, अब 30 डिग्री पर कितने मिलते हैं? तो 50 को दुगुना कर दो, 100 कर दो। अगर मैं इसको 40 तक ले जाऊं, तो फिर 100 को 200 कर दो, मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर देता है। आते हैं जरा ग्राफ से समझते हैं। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, 10 डिग्री कर दूं, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया। टेम्परेचर कितना हुआ? 20 हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया। टेम्परेचर 30 हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ गया। अगर टेम्परेचर 40 हुआ, 40 तक भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। 40 तक हमारे एंजाइम मैक्सिमम 45 बर्दाश्त कर सकता है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं सो ये ग्राफ क्या हो जाता है? बजाय ऊपर जाने का, ये ग्राफ एकदम ड्रॉप हो जाता है। सो ये ग्राफ इस तरह ड्रॉप हुआ। अब इसका मतलब है कि ग्राफ आगे नहीं जा रहा है। सो एक सवाल पैदा होता है कि यार मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाया, अभी 50 कर दिया, जब टेम्परेचर बढ़ा तो मेरा काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई तो कोल्यूशन भी बढ़ा, कोल्यूशन भी बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ना चाहिए था। फिर क्यों रेट ऑफ रिएक्शन एकदम ड्रॉप हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए ड्रॉप हुआ क्योंकि हाई टेम्परेचर पे, मैक्सिमम टेम्परेचर पे एंजाइम का रिएक्शन स्टॉप इसलिए हुआ क्योंकि इस टाइम एंजाइम ने अपनी एक्टिव साइट को लॉस कर दिया और एंजाइम क्या हुआ? डिनेचर। जब एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डिनेचर हो जाता है, उसका एक्टिव साइट लॉस हो जाता है और वो लेस कंप्लीमेंट्री बनता है टू द सबस्ट्रेट, सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड द नेक्स्ट इफेक्ट इज नोन एज व्हाट? द पीएच। सो बात है जरा पीएच को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो पिछला फैक्टर था वो था टेम्परेचर। नाउ हमारे टॉपिक क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटीज। वो फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटीज को अफेक्ट करे। उसके अंदर जो एक फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर, दूसरा पढ़ा था एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब जो नेक्स्ट है वो है पीएच। अब पीएच को डिस्कस करेंगे। यार पीएच क्या होता है? पीएच असल में कहते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। आज पीएच किस तरह इफेक्ट करेगा एंजाइम की एक्टिविटीज को, कि पीएच के चेंज होने से एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या असर आएगा, क्या वो एक्टिविटीज कम हो सकती है या ज्यादा। सो द पीएच के बारे में एक टर्म, दिस इज नोन एज द ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच का मतलब होता है वेयर द एंजाइम्स वर्क एफिशिएंटली। वो पीएच जिस पे एंजाइम बेस्ट काम करे, इट विल बी नोन एज द ऑप्टिमम पीएच। सो एक सवाल पैदा होता है कि एक बॉडी के अंदर जिस तरह टेम्परेचर यूनिफॉर्म था पूरे बॉडी के एंजाइम के लिए, क्या जो पीएच है वो भी पूरी बॉडी के एंजाइम के लिए यूनिफॉर्म फैक्टर है या नहीं है? पीएच के वाले से हम कहें कि दिस इज वेरिएबल फॉर द डिफरेंट एंजाइम्स।
इसका मतलब ये होगा कि अगर आप इसे आ जाए कि कौन सा फैक्टर है जो डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट होगा, एक ही बॉडी के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो है पीएच। यहां का मतलब क्या है कि हर एक ही बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स का डिफरेंट पीएच होता है। अब इसको ये देखते हैं कि डिफरेंट एंजाइम का डिफरेंट पीएच किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है, जो प्रोटीन को तोड़ रहा है, उस पेप्सिन एंजाइम का 1.5 से लेके 2 तक पीएच होगा और उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। सो अगर पीएच 2 है तो इसका मतलब है मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन करेगा एंजाइम। अगर वो 2 से नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटीज डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। फिर एक और एंजाइम है एमाइलियस, पेनक्रियाटिक एमाइलियस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम कर रहा है। उस पेनक्रियाटिक एमाइलियस का पीएच है 7। वो 7 पीएच पे बेस्ट काम करेगा। अगर वो पीएच 7 से चेंज हुआ या हाई हुआ या लो हुआ तो एंजाइम की एक्टिविटीज के ऊपर असर पड़ेगा। इसी तरह जो लाइपेज है, दिस वर्क एट द 8 pH। अगर 8 pH पर लाइपेज एंजाइम बेस्ट काम कर रहा है, अगर लाइपेज एंजाइम बेसिक मीडियम में काम करेगा 8 pH पे, अगर एंजाइम का जो pH है वो 8 से कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा, एंजाइम की एक्टिविटीज डिक्लाइन हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं जो ऑप्टिमम पीएच होता है उसके ऊपर एंजाइम बेस्ट काम करे। इट इज वेरिएबल फॉर डिफरेंट एंजाइम, पीएच हर एंजाइम के लिए डिफरेंट होता है। अब पीएच की चेंज होने से होता क्या है, द चेंज इन द पीएच डीनेचर द एंजाइम। क्या मतलब इसका कि जब पीएच बदलता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस वन, इट विल कॉज द आयोनाइजेशन एंड दिस आयोनाइजेशन कॉज द अट्रैक्शन और रिपल्शन। जब पीएच चेंज होता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है। एंजाइम डीनेचर क्यों होता है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन काज करेगा एंजाइम के अंदर, जो एंजाइम के अंदर ये अट्रैक्शन पैदा करेगा या रिपल्शन। सो ये बेसिकली इफेक्ट करेगा किस बॉन्ड को, आयोनिक बॉन्ड को। ये मेजर आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करेगा। जरा मैं आता हूं जरा स्ट्रक्चर की तरफ। वही बात है जिस तरह हम लोगों ने टेम्परेचर में कहा था कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिल करके क्या चीज बनता है, पॉलीपेप्टाइड, और ये पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो करके एक एंजाइम बनेगा। जब ये फोल्ड होता है तो इस स्ट्रक्चर को होल्ड रखने के लिए डिफरेंट बॉन्डिंग्स होता है, डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। उसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी है, उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, पीएच चेंज हो जाता है, ये पीएच इस एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर इन बॉन्डिंग्स को मतलब इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, एक्टिव साइड लॉस होता है। वो किस तरह करेगा हम लोग करेगा, द चेंज इन द पीएच डीनेचर द एंजाइम, दिस कॉज आयोनाइजेशन, उसकी वजह से अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन हो जाती है। अब मैं जरा इस एक आयोनिक बॉन्ड को आपको समझाने के लिए, एक अमीनो एसिड है जिसके साथ एक कार्बोक्सिल आयन, ये मैंने पिछले भी जिक्र किया था। ये क्या चीज है, ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होता है, आर ग्रुप। अमीनो एसिड की जो आर ग्रुप है, ये जो आयोनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये बेसिकली आर ग्रुप के दरमियान बनता है। सो आर ग्रुप के दरमियान जब बॉन्ड बन जाता है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को होल्ड कर देता है। सो एक जो ग्रुप है दिस विल नोन एज द कार्बोक्सिल आयन, और ये जो ग्रुप है दिस इज नोन एज द अमोनियम आयन। सो एक तरफ पॉजिटिव रिचार्ज अमोनियम आयन है और दूसरी तरफ नेगेटिव रिचार्ज कार्बोक्सिल आयन है, उसके दरमियान आयोनिक बॉन्ड है। सो जब पीएच चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है। सो जब ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना देगा, हाइड्रोजन के साथ। पहले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसने पॉजिटिव अमोनियम आयन के साथ बॉन्ड बनाया था। अब क्या करेगा, जब हाइड्रोजन आयन इसके साथ ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन आयन चूंकि प्लस है, जब ये इधर ऐड हो जाता है, ऐड होने के साथ ये जो चार्जेस है, इसका नेगेटिव चार्ज ये खत्म हो जाता है। जब नेगेटिव चार्ज खत्म हुआ तो एंजाइम के दरमियान जो आयोनिक बॉन्ड था वो टूट जाएगा। जब एंजाइम के दरमियान आयोनिक बॉन्ड टूट गया, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होल्ड था, ये स्ट्रक्चर वापस डीनेचर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो हम कहते हैं कि चेंज इन द पीएच डीनेचर द एंजाइम, दिस कॉज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कॉज की पहले नेगेटिव था, अब न्यूट्रल हुआ, आयंस चेंज हो गए, इसकी वजह से अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन। तो द एक्टिव साइड क्या हुआ, लॉस हुआ, एंड द एंजाइम्स बिकम
लेस कंप्लीमेंट्री फॉर द सबस्ट्रेट। जब ये बॉन्ड टूट गया पीएच के चेंज होने से, ये जो स्ट्रक्चर था एंजाइम का जो होल्ड रखा था बॉन्ड ने, जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो एंजाइम डिनेचर हो जाता है, ओपन। जब एंजाइम ओपन हुआ उसके एक्टिव साइट के अंदर जो पहले सबस्ट्रेट ऐड होता था, अब ये सबस्ट्रेट यहां पर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसका एक्टिव साइट डिनेचर हो चुका है बॉन्ड टूटने की वजह से। और बॉन्ड को किसने तोड़ा था? हाइड्रोजन आयन ने। और हाइड्रोजन आयन ने इस बॉन्ड के अंदर क्या चीज खास की? आयोनाइजेशन। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द पीएच। रफली एक बार हम इसको मतलब समराइज कर देते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है एक लिमिट तक। अगर उससे ज्यादा हो जाता है सो टेम्परेचर इस बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन खास करेगा, ये टूट जाएगा, एंजाइम डिनेचर हो जाएगा। फिर एंजाइम कंसंट्रेशन, हम जितना एंजाइम बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहता है क्योंकि हमारे पास एक्टिव साइट बढ़ते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता रहता है। और जो एंजाइम कंसंट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट होता है तो इसलिए इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं एक लिमिट तक हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहता है। उस लिमिट के बाद सबस्ट्रेट के बढ़ने से एंजाइम की रिएक्शन पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि सबस्ट्रेट जितना बढ़ जाता है वो सारे एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर लेते हैं, फिर हमारे पास कोई फ्री एक्टिव साइट नहीं होता। फिर हुआ पीएच। पीएच क्या होगा? अगर पीएच चेंज होता है तो एंजाइम के अंदर आयोनाइजेशन खास करेगा जिसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड टूट जाता है और एंजाइम डिनेचर हो जाता है। और पीएच होता है वेरिएबल फॉर द डिफरेंट एंजाइम। मुख्तलिफ एंजाइम का मुख्तलिफ पीएच होता है तो ये वायद फैक्टर है जो बॉडी के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट एंजाइम के लिए ये फैक्टर डिफरेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे कि पूरे टॉपिक को मैं अपलोड करूं। कुछ मसरूफियात की वजह से कभी डिले हो जाते हैं तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि सारा का सारा इम्डिकेट यहाँ से अपलोड करें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आगे चैप्टर वाइज मैं उसके टेस्ट को भी डिस्कस करूं। चैप्टर वाइज टेस्ट आपके सामने ले आओ और चैप्टर वाइज टेस्ट उसकी जो डिफरेंट एमसीक्यूज होते हैं उसको हल करने का, इसको सॉल्व करने का मेथड भी सीखेंगे और एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला हल करते हैं। सो थैंक यू।